दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए अभ्यास नमूना पत्र यानी बोर्ड का जो सैंपल प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों 2026 के लिए ये आपके सामने लेकर आया हूँ। हाई स्कूल 2026 का जो है विज्ञान विषय का ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, जैसा कि हूबहू जो बोर्ड का पेपर आता है साइंस सब्जेक्ट का है दोस्तों। तो ये पूरा पेपर हम कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनकी अच्छे से जो है स्टडी हो सके। चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। तो देख सकते हैं आप सब्जेक्ट साइंस है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है और टोटल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके पेपर में 23। 10 पेज का पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय है, 75 जो है मार्क्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ ही सकते हैं। दोस्तों बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप अगर कभी किसी ने बताया हो तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर देखें। मैं जो समझा रहा हूँ आपको देखें। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके इंस्ट्रक्शन अपन फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें नंबर वैसे नहीं मिलेंगे जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 नंबर का एक प्रश्न है, ये पूछा है दिया है। 6 से लेकर 26 तक में आंतरिक विकल्प दिया हुआ, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊपर वाला करें या इसके और वाला करें, आप कर सकते हैं अथवा वाला। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है वो कितने नंबर का, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से अपना मेन इंस्ट्रक्शन स्टार्ट है दोस्तों, इसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो लगभग 30 शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों आगे देखिए, छठा है नेक्स्ट 18 से लेकर 20 तक जो प्रश्न है उसमें लगभग 75 शब्दों में लिखना है, और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक जो है उसमें लगभग 120 शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों ये 3 इंस्ट्रक्शन अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जिस भी गाइड से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे लॉन्ग आंसर के, जो 2-2 पेज के आंसर होते हैं, 1.5 2-2 पेज के आंसर। अगर आप उनको कॉपी में लिखेंगे तो शायद 4 या 5 पेज के आंसर हो जाए, है ना। तो बोर्ड इन चीज़ों को अनिवार्य नहीं मानता है। बोर्ड का कहना है कि भाई 21 से लेकर 23 तक जो प्रश्न है, जो मैक्सिमम 4 नंबर के हैं, है ना, लॉन्ग आंसर, उनके आंसर भी आपको केवल 120 शब्दों में ही लिखना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई गाइड में या कोई स्कूल में आपको ऐसा 2-3 पेज का कोई उत्तर लिखा रखा है तो आप वो लिखें। 120 शब्दों का मतलब ये होता है कि एक एवरेज अगर आप एक लाइन में 10 शब्द लिख रहे हैं तो लगभग 12 लाइन के आसपास आपको सॉल्व करना है, लिखना है इसको। ठीक है, तो वर्ड लिमिट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपना इंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों, जहाँ आवश्यक वहाँ सच्चो नामक की चित्र बनाइए। अगर साइंस का पेपर है तो दोस्तों जरूर कोशिश कीजिए कि आप चित्र बनाएं, है ना, क्योंकि साइंस में एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। और अगर हम बिना कहे भी अगर हम चित्र बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला जो होता है, उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। ये देख सकते हैं आप सही विकल्प दिया है दोस्तों। ठीक है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं दोस्तों? विकृत गंधिता के कारण सड़ जाते हैं। ठीक है, धातु का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों भंगुर होती है धातुएं, विद्युत चालक भी होती है। देखिए विद्युत चालक होती है धातुएं, ठीक है, भंगुरता नहीं होती, सॉरी। भंगुरता का मतलब होता है दोस्तों टूट जाना, बिखर जाना। तो धातु को अगर हम तोड़ें या चोट करें तो वो टूटती या बिखरती नहीं है ना। तो ये दोनों गुण तो धातुओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जो भंगुरता है सी, ये उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला दिया दोस्तों, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें आएगा आपका आंसर आएगा इसमें दोस्तों 3। ग्रेफाइट जो होता है उसकी संरचना में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अगला देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? HCl जो होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय, सॉरी अमाशय। अमाशय, ये तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, अग्नाशय और अमाशय दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इसमें आएगा अमाशय आपका, है ना। अमाशय से जो है HCl जो अम्ल होता है उसका स्त्रावण होता है, और दोस्तों अग्नाशय जो होता है इससे इंसुलिन का स्त्रावण होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगते हैं उसका स्त्रावण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो है उसमें जनन बहुखंडन द्वारा होता है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा। अमीबा में द्विखंडन और बहुखंडन दोनों विधि द्वारा प्रजनन होता है दोस्तों, है ना। इसके बाद आता है यहाँ से देखिए, मुकुलन जो है वो हाइड्रा में होता है ना। हाइड्रा जो कि एक जलीप होता है, तो हाइड्रा में आपका मुकुलन की विधि से जनन होता है। और दोस्तों ये सारी जो है अलिंगिक जनन की विधि है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम में जो दिए हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट जो है इसमें आ जाएगा हमारा डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए सेकंड दिया है विच प्रॉपर्टी, इसमें आ जाएगा ब्राइटलनेस। नेक्स्ट आ जाएगा कार्बन एटम्स 3, फिर आ जाएगा आपका स्टमक, है ना। हम इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ मैं तुमको, है ना। इसमें आ जाएगा हमारा मल्टीपल फिजन, इसमें आ जाएगा आपका 1 पेयर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम जो कि रिक्त स्थान दिए हैं, तो श्वसन एक रिक्त स्थान अभिक्रिया है दोस्तों। आपके फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन भी है कि जो रेस्पिरेशन जो है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला दिया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन रिक्त स्थान में होता है, तो कहाँ पे होता है ये आपको
तो दोस्तों इसमें आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है छोटी आंत, है ना। कौन सी दोस्तों? छोटी आंत में इसका पाचन होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट देखिए, स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो यंत्र है स्फेग्नोमेनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है ना, यानी रक्तदाब जो होता है जिसको हम बीपी कहते हैं, बीपी चेक करते हैं ना दोस्तों, वही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है तो कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये होता है वृषण से। वृषण ग्रंथियाँ जो होती है, वृषण, है ना, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वहाँ से होता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 5वां वाला दिया है, रिक्तस्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों ये जो हमारी वृद्धि हार्मोन जो है ना, वृद्धि हार्मोन हमारे लिए शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होती है और मटर के दाने के आकार की होती है दोस्तों, छोटी सी होती है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगला है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन कहते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ओके दोस्तों, तो ये हमारे रिक्त स्थान थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में बता चुका हूँ इस समय, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए द कंप्लीट डाइजेशन, इसमें आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद ब्लैंक इज मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट, इसमें आ जाएगा ब्लड प्रेशर यानी बीपी। नेक्स्ट देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये टेस्टिस से निकलते हैं दोस्तों। फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट दिया है द फ्यूजन ऑफ, इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। मेचअप दे रखी है तो देखिएगा आप ध्यान से। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर जो होता है, तो इसका यूज हम कहीं पे करते हैं दोस्तों? चेहरा देखने के लिए। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट। ओके, देख सकते हैं। अगला है सरल रेखीय पथ, तो प्रकाश की किरण जो होती है वो सरल रेखीय पथ मतलब सीधी सीधी दिशा में गति करती है। इसके बाद है विद्युत धारा, है ना। तो विद्युत धारा जो है उसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। विद्युत शक्ति जो है उसको कैसे मापा जाता है? तो वॉट से मापा जाता है। और दिक् सूचक सुई जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, आपने देखा होगा दोस्तों, जिसको हम कंपास कहते हैं, है ना। तो दिक् सूचक सुई वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है ना। फिर चुंबकीय पदार्थ जो है ये क्या है दोस्तों? लोहा। तो ये आपकी मेचअप हो गई है। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, मैं मिला के बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, तो प्लेन मिरर से मिलाएंगे हम टू सी द फेस, स्ट्रेट पाथ में आएगा रे ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर, इलेक्ट्रिक पावर का हो जाएगा वॉट, और मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा दोस्तों अपना आयरन, और कंपास नीडल का हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं टिक द सॉरी ट्रू फॉल्स है। बुझे हुए चूने का सूत्र पूछा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा ये बुझा हुआ चूना ही है। और एक और होता है दोस्तों क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना, उसका सूत्र होता है दोस्तों CaO। यहाँ से आपका एक ना एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद है दही में एसिटिक अम्ल होता है तो नहीं, दही में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल होता है। किस चीज़ में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से लिंग जनन होता है तो नहीं दोस्तों, प्लेनेरिया जो होता है ऐसा जीव होता है जिसको अगर हम 100 टुकड़े करें तो 100 जीव बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन या फिर विखंडन के कारण जो है दोस्तों इसमें जनन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक गलत है, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है ना। लेकिन हाँ दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ होता है, उत्तल का, है ना, और निकट दृष्टि दोष में अवतल का यूज होता है। अगला है हीरा सर्वाधिक, तो दोस्तों ये फॉल्स हो जाएगा। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है तो यस, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। फिर ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है तो यस, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिएगा आप, वो कोई चीज़ है तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला यही है, सॉरी ये नहीं है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, CaOH2 ये आपका फॉल्स है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मार्बल का फॉर्मूला है। देखिएगा आप, मैं एक बार और ऊपर बता देता हूँ, ये जो है ये मार्बल का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स। देखिए मुझे थोड़ा वीडियो थोड़ा जल्दी छोटा करने के लिए थोड़ा जल्दी बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में बोल रहा हूँ, इसलिए हो गई मिस्टेक, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका दोस्तों मार्बल का फॉर्मूला है। ओके, ये आपका स्लेक लाइम का फॉर्मूला है, बुझा हुआ चूना। तो अगर ये होता है तो ट्रू होता है, लेकिन ये हमें फॉल्स दे रखा है। अगला देखिए एसिटिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड, तो ये नहीं होगा क्योंकि लैक्टिक एसिड फाउंड होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन इन प्लेनेरिया, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। ठीक है, बडिंग इसमें नहीं पाया जाता दोस्तों, बडिंग इसमें पाया जाता है तो हाइड्रम पाया जाता है। फिर मायोपिया इज करेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस, नहीं दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसका हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है। ठीक है, तो मायोपिया जो है, अगर आपको मायोपिया दिया तो उसमें आपको कॉनकेव लेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो यस ट्रू है। तो द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट, तो यस ये भी ट्रू है दोस्तों। ओके, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ये है दोस्तों आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपका जरूर बनेगा ब्लीचिंग पाउडर से। ऐसे ही एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आता है इथाइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो दोस्तों देखिए, इथाइन का हमें सामान्य सूत्र लिखना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों C2H2। C2H2 इथाइन का सामान्य सूत्र है। अगला है पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है वंशगतिकी का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों ये दिया था आपका मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने वंशगतिकी के नियम दिए थे। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों उल्टा बनता है, याद रखिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, फिर है विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत छप गया है, यहाँ पे प्रतिरोध है ना। तो ये इनडायरेक्टली आपसे ओम का नियम पूछा हुआ है, तो V = IR होता है, IR। ठीक है दोस्तों, ये आपका विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश मीडियम में मैं बता चुका हूँ, ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C2H2, ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो जाएगा आपका मेंडल, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इन्वर्स, और यहाँ पे हो जाएगा V = IR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन आपको दिया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामने से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। तो दोस्तों वैसे इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर आपने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी याद नहीं करी तो जरूर याद कर ले, यहाँ से स्टेप से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोई धातु ए, ये आप स्क्रीन शॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में आपका नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके इसका PDF मांग सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट में भी आप मुझे PDF के लिए आपके नंबर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूँगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 7th वाले क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। बेकिंग सोडा और खाना बनाने का रासायनिक समीकरण तथा एक उपयोग लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो बेकिंग सोडा और एक वॉशिंग सोडा, यानी धोने का सोडा है ना। इसका जरूर यूजेस आप याद कर लें, हर बार आता ही है और पूछा ही जाएगा वापस आपका 2 नंबर में। ठीक है, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो उसकी समीकरण पूछे, चाहे वो इसके उपयोग पूछे, चाहे वो इसका फॉर्मूला पूछे, चाहे वो इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करके रखते हैं ये पूछे, लेकिन यहाँ से पूछेगा जरूर दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, आप धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर कोई 2 अंतर लिखना है आपको। ठीक है, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस आपको याद करना है अच्छे से। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे के बेसिस पे आपसे डिफरेंस पूछे गए, तो आप दोस्तों जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी करें और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी कर लें डिफरेंसेस। ठीक है, अगला देखिए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, यानी रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एक्वारेजिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों सोने को गलाने के लिए जो है जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है या जिस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं, है ना। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 इन दोनों का मिश्रण किया जाता है, 1:3 के अनुपात में इनको मिलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। ये प्रभाविता का नियम है ना, प्रभावित छप गया है, प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम है। ठीक, तो मेंडल के दोस्तों आपको तीनों नियम याद करके जाना है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट, कि वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, यानी मेंडल ने जो है अपने प्रयोगों के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को चयन क्यों किया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका बनेगा, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, यानी इसका चित्र भी आपको करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, चित्र भी आपको याद करना है दोस्तों अच्छे से, और इसकी प्रोसेस भी आपको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपके बोर्ड पेपर में कुछ ना कुछ जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। अगला है दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक खाने या उसके उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन की कमी से हमारे बॉडी में जो है गाइटर नमक रोग हो जाता है, घेंगा रोग जैसे कहते हैं, गला फूल जाता है, तो इससे बचने के लिए जो है हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अगला देखिए, मधुमेह के कुछ रोगियों द्वारा चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो इंसुलिन जो है दोस्तों वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय यानी पेंक्रियास से निकलता है ना। अल्फा और बीटा 2 टाइप की कोशिका होती है। अल्फा की कोशिका जो होती है वो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है, और बीटा कोशिका इसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए जो है ना, जब ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर जो है वो इंसुलिन देने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, मस्तिष्क में सुषुम्ना द्रव के कोई 2 कार्य लिखिए, है ना। हमारे मस्तिष्क में यानी माइंड में जो ब्रेन में जो फ्लूइड भरा होता है उसके कार्य लिखना है ना। तो बहुत सारे कार्य है वैसे इसके, है ना। एक तो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना, है ना, बाहरी आघातों से बचाना, ऐसे करके कोई भी 2 कार्य आपको लिखना है, 2 नंबर पूछा हुआ है। मस्तिष्क का कार्य दोस्तों वर्क्स ऑफ ब्रेन भी जरूर कर लेना आप, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है तंत्रिका कोशिका के 2 कार्य लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, एक तो आपको जो नर्व सेल या न्यूरॉन है
न्यूरॉन को नर्वस सेल भी कहते हैं, यानी न्यूरॉन भी कहते हैं तंत्रिका कोशिका को। याद रखिएगा, इसके कार्य भी करें और एक इसका चित्र है दोस्तों वो भी करें। 2 नंबर में जरूर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। दोस्तों प्रतिबिंब जो है 2 तरह के बनते हैं, है ना। एक होता है वास्तविक, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और एक होता है आभासी, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें केवल आभास होता है ना। तो इसके बेस पे आपको डिफरेंस लिखना है 2। तो जैसे मैंने बताया वही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो ये मैंने दो डिफरेंस आपको बता दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यही से परावर्तन और अपवर्तन में अंतर आपसे पूछा है दोस्तों। लेकिन आप क्या करेंगे, अंतर के साथ साथ परावर्तन की डेफिनेशन और इसके जो 2 रूल्स हैं वो भी याद करेंगे, और अपवर्तन की डेफिनेशन और यहाँ से इसके 2 रूल्स भी याद करेंगे, प्लस इनके एक डायग्राम भी है, चित्र भी है, तो दोनों के डायग्राम आप याद करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों आप तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका समाधान जरूर करूँगा। और दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव को शुद्ध धातु को न बनाकर किसी मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है। मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका मिश्र धातु जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से भी आप जरूर याद कर ले, एलोस किसे कहते हैं, यानी मिश्र धातु होता क्या है ना, ये भी याद कर ले, उसके एग्जाम्पल भी याद करके जाए। विद्युत लंबों में तंतु के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत बल में टंगस्टन का हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वैसे इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत उच्च होता है ना, और गलनांक बहुत उच्च होता है, गलनांक भी बहुत उच्च होता है, तो ये जल्दी से टूटता नहीं है ना। अगला देखिए, विद्युत चुंबक के 2 गुण लिखिए। दोस्तों यहाँ पे विद्युत चुंबक के 2 गुण आपको पता होना चाहिए, प्लस चुंबकीय बल रेखा जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका एक डायग्राम आपको याद होना चाहिए, है ना। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, विद्युत चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा। ठीक है, इसके बाद है चुंबक क्षेत्र को उत्पन्न करने के तो कोई 2 तरीके लिखिए, आपको परीक्षा दिन में जरूर मिल जाएगा, कोई से भी किसी भी गाइड में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई गाइड में आंसर नहीं मिलता है इनके, तो आप गूगल का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोस्तों ये दोनों ही करना है, इसमें से एक चित्र भी है, बाएं हाथ का चित्र है, वो भी याद करना है दोस्तों। 2 नंबर में चित्र पूछा हुआ है, तो दोनों में से एक नियम आपका जरूर पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। तो ये दोनों नियम जरूर कर ले आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परितंत्र में अपमार्जक यानी अपघटकों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों परितंत्र में 3-4 चीज़ें होती हैं, है ना। एक होता है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, वो आप पता कर ले, वो याद कर ले। फिर एक होता है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, वो याद कर ले। और फिर तीसरा आता है दोस्तों अपमार्जक यानी स्कैवेंजर्स। ठीक है, तो ये जरूर आप याद कर ले दोस्तों। प्लस इकोसिस्टम यानी परितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से एक नई क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% बनेगा, याद रखिएगा। फिर है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। तो जो आसानी से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहेंगे दोस्तों, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये आसानी से खत्म नहीं होते, सड़ते नहीं, लाखों सालों तक पड़े रहते हैं, है ना। तो ये प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप इनके एग्जाम्पल भी कर लें और इन दोनों की डेफिनेशन भी कर लें जो कि मैंने बताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपर रूपता किसे कहते हैं, है ना। जब एक ही पदार्थ जो है प्रकृति में 2 भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसको अपर रूपता कहते हैं इस प्रोसेस को। और जो दोनों पदार्थ होते हैं उनको अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट, दोस्तों याद रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन याद करना है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त यानी सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों ही आपको याद करके जाना दोस्तों, अच्छे से आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन से दोस्तों एक और चीज़ यहाँ से बन सकती है आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या हाइड्रोकार्बन की जो एल्केन सीरीज़ है ना, एल्केन सीरीज़ के 4 सदस्यों के नाम, उनके संरचना सूत्र और उनके जो सूत्र हैं रासायनिक सूत्र, वो लिखिए। तो ये मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है, आप जरूर एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की रील्स देखते हैं तो आपकी 10th की पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट की जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वैसे आप सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उभयलिंगी पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र हमने हमारे पुराने वीडियो में भी बहुत बार बोला हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, है ना, यानी पुष्प की जो ऊर्ध्वकाट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों परागण और निषेचन की क्रिया में कोई 3 अंतर बताना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि निषेचन से एक यानी फर्टिलाइजेशन से एक पहले भी ऑब्जेक्टिव बन चुका है, और पॉलिनेशन यानी परागण से भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। परागण किसे कहते हैं, या दोनों टाइप के परागण जो है उनमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये आपसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लेनेट जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, प्लेनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप याद कर ले। इसके बाद स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपको याद होना चाहिए। साफ जो आकाश है ना, तो वाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, क्लियर स्काई जो है वो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है। प्लस जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो अंतरिक्ष है ना, वो ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई देता है। ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को कर ले जो मैंने बोले हैं, आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर बढ़ेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर में आपको समीकरण दी रहेगी, इनको बैलेंस करना रहेगा। बैलेंस अगर आपने करना नहीं सीखा दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जाइए, यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना बता रखा है कि कैसे इनको संतुलित किया जाता है, वो वीडियो देखिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके और में भी देखिए, बच्चे क्या है
समीकरणों से डरते हैं, तो समीकरण के ओर में आपको समीकरण ही दी जाएगी, तो याद रखिएगा समीकरण से डरना नहीं है, इसको अच्छे से सीखना है। ये सारे समीकरण आपको हमारे वीडियो पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए, मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चित्र के बारे में मैंने हमारे चैनल पे बता रखा है, बहुत सारी रील्स में भी आपको चित्र बनाना सिखा रखा है, तो वहाँ से जाकर आप चित्र देखिएगा। 4 नंबर में एक चित्र जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाइए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दोस्तों। कभी कभी क्या है, जैसे इसको पाचन तंत्र कहते हैं वैसे हिंदी में। अगर आपको पाचन तंत्र नहीं मिला, आप आहार नाल देख के आप कन्फ्यूज ना हो जाइएगा, तो इसको आप इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा कि इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इतनी बेसिक हिंदी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, ये आपका दर्पण से रिलेटेड यानी मिरर से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन से मिरर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का रेखा चित्र से दर्शाना है ना। तो ये भी आपको परीक्षा दिन में सारे मिल जाएंगे, किसी भी गाइड को आप उठाइएगा सारे मिल जाएंगे, है ना। तो अगर जो बिंब है यानी जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम फोकस पर रखें तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला गया था, ये वही मॉडल पेपर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तैयारी आप अच्छे से करें, और कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों। पूरा एनालाइज हमने किया है, इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हमने आपको बताया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं दोस्तों। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए जुड़े हमारे चैनल से। मैं कोशिश करूँगा डेली एक एक अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनका वीडियो डालने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।